This is an ABP Life podcast. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर ऑस्ट्रिया पहुंचे। ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 4 दशकों में ये किसी भारतीय पीएम की पहली यात्रा है। पीएम मोदी की यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब भारत और ऑस्ट्रिया राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। और आज संवाद में हम इसी पर बात करेंगे। मैं आपके साथ हूं राजेश कुमार और इस पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी हैं। संजीव जी, संवाद पर स्वागत है आपका। जी धन्यवाद राजेश। पीएम मोदी का ऑस्ट्रिया दौरा और 40 साल बाद किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर का ऑस्ट्रिया दौरा, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ये जो ऑस्ट्रिया दौरा है, ये दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। ये यात्रा जो एक भारतीय प्रधानमंत्री की हो रही है, ये 40 वर्षों के अंतराल पे हो रही है। इसके पहले 1983 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऑस्ट्रिया की यात्रा की थी और उसके बाद से यद्यपि कि भारत के कई राष्ट्रपति जिसमें कि आर नारायणन और प्रतिभा पाटिल, इन दोनों राष्ट्रपतियों ने ऑस्ट्रिया का दौरा अवश्य किया था, लेकिन प्रधानमंत्री स्तर की ये जो यात्रा है वो 40 वर्षों में पहली बार हो रही है। इसका जाहिर है कि विशेष महत्व है। इससे दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो और अधिक प्रगाढ़ और मजबूत बनेंगे। ऑस्ट्रिया सेंट्रल यूरोप का एक अहम राष्ट्र है। ऑस्ट्रिया एक लोकतांत्रिक राष्ट्र भी है और जाहिर है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है और इस लिहाज से दोनों देशों के बीच में जो साझा लोकतांत्रिक मूल्य हैं, साझा हित हैं, साझा अवसर और साझा चुनौतियां हैं और इन सारे विषयों पर दोनों जो राष्ट्रों के जो नेता हैं वो बात करेंगे। और यदि भारत और ऑस्ट्रिया के वर्तमान में संबंधों को देखें तो इसमें अनेक संभावनाएं मौजूद हैं। यद्यपि कि भारत और ऑस्ट्रिया के बीच में वर्तमान समय में जो बायलैटरल ट्रेड है वो लगभग $3 बिलियन का होता है, लेकिन इन दोनों देशों के बीच में जो आर्थिक संबंधों को बढ़ाने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं और अनटैप्ड पोटेंशियल्स हैं, जिसे कि दोनों देशों को जो है एक्सप्लोर करना है और उसे कैसे दोनों देशों के हितों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। और जैसा कि इस यात्रा के संदर्भ में भारत के विदेश सचिव श्री विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि इस यात्रा के दौरान जो विशेष जो फोकस होगा वो हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी, स्टार्टअप और जो साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन के जो क्षेत्र हैं उस पर विशेष फोकस होगा। अभी इसी वर्ष फरवरी के महीने में भारत और ऑस्ट्रिया के बीच में एक स्टार्टर ब्रिज शुरू किया गया है, जो कि दोनों देशों के बीच में जो स्टार्टअप्स हैं उनके बीच में अधिक से अधिक नॉलेज शेयरिंग कैसे हो, दोनों देशों के स्टार्टअप्स के बीच का आपसी कोलैबोरेशन कैसे बढ़े, इस दिशा में विशेष रूप से कार्य किया जाएगा इस स्टार्टर ब्रिज के माध्यम से। और जब से ये स्थापित हुआ है उसके बाद से इसमें उल्लेखनीय प्रगति देखी जा रही है और जाहिर है कि साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन की की दिशा में इस संदर्भ में दोनों देशों के बीच में आपसी सहयोग इस यात्रा के बाद और बढ़ने जा रहा है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। और यद्यपि कि भारत और ऑस्ट्रिया के जो संबंध है बेहद पुराने हैं। ऑस्ट्रिया भी एक महत्वपूर्ण एंशिएंट सिविलाइजेशन रहा है, उसके आर्किटेक्चरल जो महत्व को हम सभी जानते हैं और भारत भी एक प्राचीन सभ्यता है, उस लिहाज से तो ये संबंध बड़े पुराने हैं। लेकिन इस वर्ष भारत और ऑस्ट्रिया अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे ये 1949 में स्थापित हुए थे और जाहिर है कि ये जो वर्ष है 2024 ये 75वां साल है और उस लिहाज से भी इस यात्रा का विशेष महत्व है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं इसमें अवश्य कहना चाहूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ये जो ऑस्ट्रिया की यात्रा है ये रशिया की यात्रा के साथ हो रही है और मेरे असेसमेंट के मुताबिक भारत इस तरीके की यात्रा को प्लान करके
एक स्ट्रेटेजिक मैसेज भी पूरे विश्व को, विशेष रूप से वेस्टर्न कंट्रीज को देना चाहता है कि ऐसे वक्त में जब रशिया और यूरोप के बीच का जो तनाव है वो काफी बढ़ चुका है, यूरोपीय राष्ट्र नेटो के माध्यम से और उसमें अमेरिका भी जाहिर है कि शामिल है, ट्रांस अटलांटिक अलायंस के माध्यम से वो रशिया के साथ एक अपरोक्ष युद्ध लड़ रहे हैं। रशिया यूक्रेन का युद्ध अभी भी जारी है और रशिया और यूरोप के बीच का जो तनाव है वो लगातार जो है बढ़ता ही गया है। तो एक ऐसे समय में कि जब रशिया और यूरोप के बीच का एक बहुत बड़ा डिवाइड दिखाई देता है, ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से ये जो विजिट प्लान की गई है उसका एक मैसेज ये भी है कि जहां भारत रशिया के साथ अपने संबंधों को गहरा और प्रगाढ़ करेगा और ये दोनों जो रशिया और भारत के संबंध हैं ये टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है और ये संबंध लगातार जारी रहेंगे, वहीं दूसरी तरफ भारत यूरोप के साथ भी अपने संबंधों को मधुर बना के रखना चाहता है, उसे और गहराई देना चाहता है। और ये जो मैसेज है ये निसंदेह इससे जाएगा कि भारत रशिया के साथ भी अपने संबंधों को गहरा कर रहा है और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं और अमेरिका को भी ये मैसेज जाएगा, जहां अभी नेटो की समिट भी चल रही है, कि ये भारत की जो विदेश नीति है वो संतुलित विदेश नीति है और भारत इस तरीके की जो विजिट्स को तभी प्लान कर पाता है कि जब भारत अपनी विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर काम करता है। और ये चाहे हमारी रशिया के साथ पार्टनरशिप हो या यूरोपीय देशों के साथ पार्टनरशिप हो या अमेरिका के साथ हो, वो सभी हम रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर उसे संचालित करते हैं। हमारा किसी महाशक्ति के साथ या किसी रीजन के साथ अलायंस का रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि हम पार्टनरशिप करते हैं, साझेदारी करते हैं। और ये जो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मैसेज ये निसंदेह इस यात्रा से जाएगा जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रशिया की यात्रा के साथ ही उन्होंने अब वो ऑस्ट्रिया की यात्रा पर है। तो लेकिन अगर तो इस लिहाज से भी इस यात्रा का महत्व विशेष है। लेकिन जहां तक बायलैटरल रिलेशंस का प्रश्न है तो ऑस्ट्रिया और भारत के जो संबंध हैं वो पहले से ही काफी अच्छे रहे हैं और इस यात्रा के बारे में प्रगति होगी। ऑस्ट्रिया एक ऐसा राष्ट्र है कि जहां पर विश्व के बड़े इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, चाहे वो IAEA हो, चाहे वो यूनेडो हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम हो या ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन सिक्योरिटी हो, सभी जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान है उसके भी ऑफिस वियना में है। तो उस लिहाज से ऑस्ट्रिया का अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी बहुत है और मेरा ऐसा मानना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस यात्रा के बाद दोनों ही देशों के, दोनों ही लोकतांत्रिक देशों के जो आपसी संबंध है, बायलैटरल संबंध है, वो और अधिक गहरे और प्रगाढ़ होंगे और दोनों की जो पार्टनरशिप है वो आने वाले समय में और अधिक मजबूत होगी। जी, यहाँ पे सवाल उठ रहा था कि 1999 में तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की थी। उसके बाद 2011 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभास देवी सिंह पाटिल ने ऑस्ट्रिया की यात्रा की थी। और इससे पहले अगर देखें तो इंदिरा गांधी अपने कार्यकाल में 1971 में ऑस्ट्रिया गई, 1983 में ऑस्ट्रिया गई, उससे पहले नेहरू जी गए थे और 1955 में। तो अब सवाल उठा कि एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस है जो 1949 में शुरू किए गए थे, 75 साल मना रहे दोनों देश जब, तो उसके बाद इंदिरा के गांधी के बाद इसको इग्नोर क्यों किया गया ऑस्ट्रिया को, और ऑस्ट्रिया भारत संबंध इस तरह से क्यों साइड लेन रहा है? यहाँ पे मतलब प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं गया वहाँ पे। जी, ये देखिए, ये प्रश्न अवश्य उठता है और ये बहुत ही वाजिब प्रश्न है और मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये जो यूरोप के साथ हमारे जो संबंधों को लेकर के यूरोप के सभी राष्ट्रों के साथ एक प्रोएक्टिव अप्रोच पिछली सरकारों को दिखाना चाहिए था। लेकिन जाहिर है कि तत्कालीन जो पिछली सरकारें रही कई दशकों की, जो पुराने जो आपने चर्चा की कि 1983 के बाद ऑस्ट्रिया कोई नहीं गया, तो ये जरूर ऐसा इस तरीके का जो इग्नोरेंस है वो न होता तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जो वर्तमान यात्रा है उसमें जाहिर है कि ये अब कमी दूर कर ली गई है। लेकिन एक बात मैं अवश्य यहाँ पे कहना चाहूंगा कि पहला ये कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व एक्टिव अप्रोच दिखाई देता है
एक ऐसा अप्रोच कि जिसमें कि भारत विश्व के मामलों में अपनी कंस्ट्रक्टिव, अपनी सकारात्मक भूमिका को बढ़ चढ़ करके पूरा करने के लिए तैयार है। और भारत की जो रणनीतिक जो महत्ता है वो भी विश्व में बढ़ी है। पिछले दशकों से आज का जो भारत है उसका अगर आप वेग देखें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तो वो बहुत बढ़ता जा रहा है। चाहे वो भारत वर्तमान समय में विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र तो बन ही गया है, विश्व का सबसे बड़ा चुनौती मिल रही है। ऐसे में भारत की तरफ विश्व देख रहा है और जाहिर है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो अंतर्राष्ट्रीय विषय है, चाहे वो इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बना करके रखने की बात हो, उससे आने वाले खतरों से डील करने की बात हो, आतंकवाद की चुनौती हो, वातावरण परिवर्तन का संकट हो या ग्लोबल कॉमन्स को सुरक्षित रखने के विषय हो, हर जगह भारत की जो नेतृत्वकारी भूमिका है वो दिख रही है। भारत ने अभी G20 का एक महासम्मेलन आयोजित किया था। G20 की भारत ने जाहिर की अध्यक्षता की थी और उस दौरान भी भारत का जो नेतृत्व है वो पूरे विश्व ने अनुभव किया। दूसरा, मैं ये भी कहूंगा कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण रीजन है और यूरोप भी इस बात से जानता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की क्या महत्ता है। जाहिर है कि भारत इंडो पैसिफिक रीजन का सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक राष्ट्र है, वो चाइना जैसी एक चुनौती है, उसका पड़ोसी राष्ट्र भी है, तो उस लिहाज से भारत की महत्ता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और भी बढ़ी है। और यूरोप भी इस बात को जानता है, यूरोप के राष्ट्रों की अपनी इंडो पैसिफिक की स्ट्रेटजीज हैं और जाहिर है कि उस लिहाज से यूरोप के राष्ट्र भी चाहते हैं कि भारत के साथ अपने संबंधों को बढ़ाएं। भारत के अंदर जो अपार आर्थिक संभावनाएं हैं उसको भी यूरोप के राष्ट्र एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि आज का जो नया भारत है वो साइडलाइंस में बैठ करके जो है अंतर्राष्ट्रीय विषयों को हम सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करते हैं, बल्कि आज के वर्तमान समय में हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना सकारात्मक कंट्रीब्यूशन किस तरीके से कर सकते हैं उसके ऊपर कंसिडरेशन करते हैं, इनिशिएटिव्स लेते हैं। पहले भारत की एक लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ करती थी, लेकिन आज के वर्तमान समय में भारत की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है उसे हम एक्ट ईस्ट में बदल चुके हैं। भारत जैसा कि मैंने कहा प्रोएक्टिव तरीके से वैश्विक मामलों में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो उस लिहाज से देखें तो ये जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की यात्रा है उसका एक वैश्विक महत्व भी मैं इसको देखता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि यात्रा ऐसे समय में हो रही है कि जब रशिया और यूरोप के बीच का जो तनाव है, रशिया और अमेरिका के बीच का जो तनाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और ऐसे में भारत जैसा एक राष्ट्र जिसकी की संतुलित, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, जिम्मेदारी भरी विदेश नीति है वो उन दोनों राष्ट्रों का एक साथ दौरा करता है, तो इससे एक मैसेज भी जाता है कि भारत एक संतुलनकारी और एक ऐसा राष्ट्र जो कि जिसकी क्रेडिबिलिटी सभी पक्षों में बहुत है, सभी के साथ भारत की अच्छी मित्रता है। तो ये इस लिहाज से अगर देखें तो ये यात्रा बिल्कुल सही समय पर हो रही है और मेरा ऐसा मानना है राजेश जी कि आने वाले समय में जिस तरीके के वैश्विक परिवर्तन हो रहे हैं और भारत जिस तरीके से एक महाशक्ति के रूप में उभरा है, चाहे वो सामरिक महाशक्ति के रूप में या आर्थिक महाशक्ति के रूप में, वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है, उसमें भारत की जो भूमिका है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बढ़ेगी और भारत जैसी एक बड़ी क्रेडिबिलिटी रखने वाले, एक बुद्धिमत्तापूर्ण, विवेकपूर्ण अप्रोच के साथ अपनी विदेश नीति को संचालन करने वाले राष्ट्र की जो भूमिका है वो और अधिक बढ़ेगी। जैसे जैसे विश्व में पोलराइजेशन बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, ऐसे में भारत की जो महत्ता है वो बढ़ेगी और भारत की तरफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और विश्व का जो जनमानस है वो आशा भरी दृष्टि से देखेगा कि भारत कुछ ऐसा एक रोल प्ले करे कि जिसमें कि शांति हो और संवाद स्थापित हो, हिंसा की कमी हो। तो उस लिहाज से मेरा मानना है कि पिछले दशकों से भारत के इमेज में और भारत की अपने जो पोटेंशियल्स हैं, जो अपने रिसोर्सेस है, उसमें बड़े बदलाव आए हैं और उस लिहाज से आज का जो नया भारत है वो यूरोप के साथ भी प्रोएक्टिव तरीके से एंगेज करना चाह रहा है, जैसा कि हम रशिया और अमेरिका के साथ भी कर रहे हैं। आप जानते हैं कि ग्लोबल साउथ के राष्ट्रों को हम सिर्फ महाशक्तियों के साथ ही संबंध स्थापित नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो हमारे जो ऐसे विश्व के राष्ट्र जो कि लीस्ट डेवलप्ड हैं, जो कि मिडिल एंड लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, जो ग्लोबल साउथ के जो राष्ट्र उनका भी हम नेतृत्व कर रहे हैं और उनको हमने G20 में एक मंच भी प्रदान करवा दिया और ये भारत की जो
का जो वैश्विक नेतृत्व है उसको दिखाता है। तो मेरा मानना है कि पहले एंगेजमेंट यूरोप से हमारे जरूर कम रहे हों, लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके की वैश्विक आवश्यकताएं हैं और जिस तरीके का भारत का नेतृत्वकारी प्रोएक्टिव रोल है, ऐसे में ये एंगेजमेंट आप यूरोपीय राष्ट्रों के साथ आने वाले समय में और अधिक देखें। तो जाहिर तौर पर पीएम मोदी के ऑस्ट्रिया दौरे के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि दोनों देशों के संबंधों में और प्रगाढ़ता आएगी। और एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए संजीव जी बहुत शुक्रिया आपका। This is an ABP Live podcast.